मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में कॉकरोच है। और मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता था। मुझे डर लगता था कि कॉकरोच मेरे शरीर पर न चढ़ जाए। फिर देवर मुझे अपने कमरे में लेकर जाता और कहता था कि भाभी जूस पी लो, आपको नींद अच्छी आएगी। और फिर जूस पीने के बाद मैं सो जाती थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता था। सुबह जब मैं जागती थी तो मेरे कपड़े पे अजीब से निशान लगे होते थे। मुझे देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया तो मैंने जूस ना पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों के गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क में काम करते थे। एक देवर था जो कि जमीन की खरीद बिक्री का काम करता था। इस हवेली में और मैं और मेरे देवर अकेले रहते थे। उसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी जो ननद थी जिनकी शादी बहुत पहले हो गई थी। मेरी सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे। इसलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ रहती और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी जमीन थी जिसका देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। वजह यही था कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा ना था, जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे। इसलिए वह बाहर मुल्क जाकर पढ़ाई करने के बाद वहीं पर काम करना चाहते थे। वो जमीन का काम नहीं करना चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर उसमें एक बुराई थी। जब वह खेत पर काम करता तो बुलाने पर भी घर न आता। उसका कहना था अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊंगा लोग कामचोर समझेंगे मुझे। अक्सर इस बातों को लेकर जर्सी होती थी। इसके अलावा वह बहुत अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई और मसला नहीं था। मेरी ननद भी कभी कभार मिलने आती और एक दिन दो दिन रुक कर चली जाती थी। मैं अपने ससुराल में बड़ी सुकून सी थी क्योंकि वहां लड़ाई करने वाला कोई नहीं था। जब कभी मेरे पति छुट्टी पर आते तो ननद भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती थी। वैसे घर में मैं और मेरा देवर ही होते थे। मेरी शादी को कुछ महीना ही गुजरा था। पति को मुल्क जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब वाकया होने लगा। पहले तो मुझे लगा मेरा भरम है, शायद यह मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में कॉकरोच आ गया, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर कर कमरे से बाहर भागती थी क्योंकि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं जहां भी उसको देख लेती चिल्लाना शुरू कर देती थी। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और फिर मुझे बेड पर बिठाकर जूस का गिलास देता, जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता और वहीं पर मुझे लेटाकर सुला देता था। उसका कहना था कि मैं बिल्कुल उसकी बहनों जैसी हूँ। मैं भी उसकी बात को सच्ची समझती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी जो सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आंखें खुलती तो मेरे कपड़े पे अजीब से निशान नजर आते। मैं हैरत में डूब जाती थी। जब सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़े पे निशान से इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले मैंने तो इतना ध्यान ना दिया, लेकिन जब मैं अपने जिस्म में मैंने होने वाली अजीब सी बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा था। अब मैं देवर पर शक करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुपचाप खामोशी से सुन लेती और उसकी किसी बात का जवाब ना देती। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया तब से मेरा रवैया भी उसके लिए खिंचाव सा पैदा हो गया था। मैं हवेली के पीछे हिस्से में नौकरों के साथ बैठे वहां की सफाई करवा रही थी। साथ साथ में उसे वक्त पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहा था। कुछ देर बाद देवर मुझे कुछ कहते पुकारते अचानक मेरे पास आ गए। मैं अपने देवर की आवाज पर चौंक कर खड़ी हुई थी। वह शायद खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। मैंने कहा, कहो कुछ काम था मुझसे? मैंने उसे अपने पास आते देखकर पूछा था। अब उससे बात करते ही मेरे लफ्ज खुद ब खुद बदलने लगे थे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की आवाज बेचैनीपन देवर को पता न चले और वह मुझसे दूरी बनाकर रखे, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही ना होता था। देवर ने आते ही कहा कि मैं रोज खेत में अकेला बोर होता हूँ,
इसलिए आज बहुत जल्दी आ गया हूँ। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वह सब ना हो रहा होता तो मैं देवर पर शक ना करती और मैं उसकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाती। पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसलिए मेरे साथ रहते हुए मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए मैंने उसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई। मैं फिर से उसी सोच में पड़ गई थी। अब मेरे दिल में उस कॉकरोच के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरे देवर ने ही कॉकरोच को देखा था। मैंने आज तक अपने कमरे में कॉकरोच नहीं देखा था। कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा था? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? अब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस कॉकरोच का राज जानकर रहूंगी, क्योंकि देवर कॉकरोच का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाता तो नहीं है। और सुबह वह अजीब सा दाग मेरे कपड़े पे लगे होते थे। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके उस कॉकरोच को एक बार में ही मार डालूं, ताकि एक हिस्सा ही खत्म हो जाए। मेरे डर के खत्म हो जाएगा और मुझे रोज रोज देवर के कमरे में जाकर सोना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। मैं डरते हुए हाथ में कपड़ा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं कपड़े से कॉकरोच को पकड़ लूंगी। अभी मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि पीछे से मेरे देवर की आवाज पर मुझे रुकना पड़ा था। भाभी, यह क्या कर रही हैं आप? मेरे हाथों में कपड़ा देखा तो मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा, असल में आज मैं हिम्मत करके कॉकरोच को मारने जा रही हूँ। उससे मेरा भी डर खत्म हो जाएगा। आपको भी मेरी वजह से रोज जो परेशानी होती है वह भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया। मैंने उसकी आंखों में अजीब सा डर महसूस किया था। नहीं भाभी, यह क्या कर रही हैं आप? शायद जानते नहीं यह किस कदर का खतरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ उसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथों से वो कपड़ा लेना चाहा, परंतु मैंने उस देवर की चाल समझकर फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी है, तो आज क्यों नहीं? इसलिए इसे मैं खुद ही मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद मैं उसकी एक ना सुनी और कपड़ा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैंने आगे बैठकर नीचे जाकर देखा तो सामने ही एक कॉकरोच मोटा सा बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। डर की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं कॉकरोच को देखकर इस कदर डर गई थी कि देवर को मना भी ना कर पाई। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने खामोशी के साथ अपने हाथों से लेकर पी ली। और फिर रोज की तरह मेरी आंखें फौरन बंद हो गई। कुछ खबर ना हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब सा निशान थे। फिर मैं सोच में पड़ गई थी। चलो, नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सबके पीछे? मैंने सोच लिया था कि अब कोई न कोई तरकीब करके मैं उन निशान का राज जानकर रहूंगी, क्योंकि जो वाक्य मेरे कमरे में होता था मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे। एक दिन जब शाम में देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए यह ताजा फल और सब्जियां लाया हूँ। इसको खाकर सेहत बनाओ। कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देखकर यह न कहे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप कमजोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए ही कहा था और साथ ही मेरी फिक्र भी जाहिर की थी। मैं उसके इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदगी हुई और सोचने लगी कि मैं हूँ इस पर शक कर रही हूँ और शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत करता ही ना हो। यह सब मेरा वहम ही है। मैं उसे देखकर सोच में पड़ गई। मेरी सोच का रुख अब बदला जा चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता या उसके दिल में मेरे लिए मेल होता तो वह मेरी इतनी फिक्र ना करता, बल्कि मुझसे और चिड़चिड़ा रहता। और रात में वह अजीब हरकतें, सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वह तो सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था। शायद मैं अनजान थी कि जल्द ही देवर का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचते जा रही थी।
कि आने वाले वक्त में अनजाने मुझे अपनी गलत सोच पर ही शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगाकर जाता था और उसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे सुख दुख में मेरे साथ होते थे। मैं अपनी सोच में ही कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है? आप इतनी खामोश क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं इसका मसला हल कर सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम परेशान ना हो, बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल वाकई बहुत अच्छे लिए हैं। शुक्रिया। उसके लिए मैंने देवर की तरफ देख के कहा, जिस पर वह खुश होकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति आने वाले थे, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करनी चाहती थी, क्योंकि वह जब भी आते थे मुझे घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन मेरे पति 1 महीने छुट्टी पर रहने आ गए थे। मैं उनके आने के बाद कॉकरोच वाली परेशानी से आज़ाद हो गई थी। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पति को आते ही लोगों ने मेरे और देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी थी, जिनको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ ना थे तो किसी ने भी आकर हाल तक न पूछा, और अब उनके आते ही सबने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। यह सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरे और देवर के बारे में क्या बातें हो रही है। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर वाला जानता था कि मैं अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। यह गांव के लोग तो जलते हैं, असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की के अकेले साथ रहते हुए ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, उससे मेरा मन भी लगा जाया करेगा, और फिर शायद वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे या खुद वापस आ जाएंगे, और उसके लिए मेरे सेहतमंद रहना जरूरी था। लेकिन वह नहीं जानते थे उसके पीछे क्या क्या होता है, जिसे मैं चाहकर भी ना सोचना चाह रही थी। आज उनको घर आए काफी दिन हो गए थे। जब भी कोई औरत उनसे मेरे बारे में गलत बातें करती थी, उनका मूड कुछ उखड़ सा रहता था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया कि आप परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे, और अब आप खुद ही परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और वह मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखता है। मैंने तो पति के दिल से वहम बाहर निकालने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा हो गया। मेरे पति कहने लगे, मुझसे ज्यादा तुम ही इस गांव के लोगों को नहीं जानती हो, इसलिए कुछ देर खामोश रहो। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो उसे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो, वह इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक में बोलते देखकर गुस्से से कहा, तो मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा था। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों मेरे दिमाग में यह बात घर कर गई थी? अगर मेरे पति को देवर पर भरोसा नहीं था, तो मुझे भी तो उससे सावधान रहना चाहिए था। मैंने तो पति को कॉकरोच वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देख अगर मैं उनको आज बता देती तो शायद गुस्से में वह मुझे तलाक ही दे देते। मैं अपनी सोच को झटका दिया और उस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं पति को कॉकरोच के राज के बारे में बता दूं, ताकि अगर कभी किसी के मुंह से यह बात निकली तो पति मुझे झूठा न समझे। मैंने रात में ही उनको सब कुछ बता दिया था। उस वक्त वह खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इसी बात पे गुस्सा आ गया। तो वह रात वाली बातों को बीच में ले आए थे और बोले, जो तुम बता रही हो कि तुम्हारे कमरे में कॉकरोच आ जाता था, और तब वह तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और चूस देता था, क्या तुमने कभी वह कॉकरोच अपने आंखों से देखा था? मेरा पति गहरी सोच में डूबा मुझसे सवाल करता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं भी चलते हुए उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई।
आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैंने कॉकरोच को पकड़ने का प्लान बनाया और अपने कमरे में पलंग के नीचे देखा, पर उसे मार नहीं सकी थी। मैंने पति को देखकर दिल में ही अपने रब से खुदा अच्छे की दुआ मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बैठ गए और कहने लगे, एक इंसान को अपनी अकल के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता। मेरा एक ही भाई है और तुम तो मेरी बीबी हो। मैं तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ही ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि कॉकरोच का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि यह सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात पर सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़े पर निशान कैसे आते थे। आखिर मेरा देवर मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ करता क्या था। मेरे दिमाग उलझन का शिकार हो गया था। मैं चाहकर भी उससे पर्दा नहीं उठा पा रही थी, हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था। मैं यह रात जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिनों बाद ही मेरे पति वापस चले गए थे, मगर जाने से पहले मुझे होशियार करके गए थे। मुझे एक तरफ से खुशी भी थी कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था यह सोचने के लिए आगे मुझे क्या करना है। दिल करता है कि सोचूं, इतना यह सब दिमाग का फितूर है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ते ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी कमरे में कॉकरोच गया है। मैं सुनते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने देवर के पीछे पीछे जा छुपी। मैंने कल रात ही प्लान बनाया था, कुछ भी हो जाए आज मैं अपने देवर के जूस वाला सच्चाई से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। इसलिए मैं डर के अपने देवर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन आज मैंने सब जानने के लिए एक प्लान तैयार रखा था, क्योंकि दाल में जरूर कुछ काला था, वरना मैं तो सो रही थी। अगर कमरे में कॉकरोच था भी तो मैं पलंग पर पड़ी थी, कॉकरोच क्या कर लेता मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन देवर ने अचानक कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज वह कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस दे तो मैं नहीं पीऊंगी, ताकि उसके इस रहस्य से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई और मेरे देवर ने मुझे बेड पर बिठाया और फिर जूस का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उसे दिल घबराने का बहाना करते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और फिर जाते ही जूस पीने के बजाय मौका देखते हुए जूस को पास रखे गमले में डाल दिया। कुछ ही देर बाद नींद आने का नाटक करते हुए वही लेट गई। आंखें बंद किए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। उस आवाज पर मेरा पूरा वजूद हिलने लगा। उस वक्त कमरे में शायद एक लड़की आई थी। उसने आते ही मेरे हाथों की रस्सी को मजबूती के साथ बांध दिया और फिर कमरे में अजीब सी गंध फैलने लगी थी। मेरा देवर भी उसका साथ दे रहा था। मैंने बिल्कुल हल्की सी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की थी। उसके बाद उन दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, उस दौरान मैं उनकी बातें खामोशी से आंखें बंद करके सुनती रही, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी मां ना बन सकूं, क्योंकि अगर मेरी औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्से देवर के हिस्से में आता। यह सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गांव वालों ने यह बातें फैलाने वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा पति गुस्से से मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर चला जाए और वह इस लड़की से शादी कर ले। वह उसके साथ मिलकर रोज मुझ पर जादू करता था। उसकी बातों से ही मुझे अंदाज हुआ था कि उसे पता लग गया था कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। इसलिए उसने मेरे कमरे में सच का कॉकरोच छोड़ दिया था, जिससे मैं देवर पर भी शक करना छोड़ दूं। और बदनामी के डर से यकीनन यह बात मैंने अपने पति को भी बताई थी, लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया था कि सही वक्त रहते ही पति को सब बता दिया। उनकी बातों में खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दीबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जो करना चाहते थे उसे करने दिया। यह सब काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा था।
बहुत मुश्किल से वक्त गुजरा था। वह दोनों जब कमरे से बाहर गए तो मैंने आंखें खोली थी। कमरे में हर तरफ अजीब सी गंध थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नजर बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद देवर उस लड़की को घर छोड़ने गया था। मैं जल्दी से जाकर अपनी जगह पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई ताकि देवर को जरा भी शक ना हो। मैं इस घर में नौकर के होते हुए भी अकेली थी। अगर देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उसका सच से वाकिफ हूँ तो न जाने मेरा क्या अंजाम होता। मैं डर की वजह से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने को कहा तो वह परेशान हो गए और अगली सुबह ही घर आ गए। मेरे पति के आने से मुझ में हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिला था। मैंने अपने पति को आते ही सब कुछ सच सच बता दिया था कि उनका भाई क्या करता फिर रहा है। सिर्फ जमीन और जायदाद पाने के लिए वह किस हद तक जा चुका है। मेरी बातें सारी सुनने के बाद पति खामोश रहे और अचानक उठकर बाहर चले गए। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया। वे 2 दिन बाद ही एक रोज मेरे कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर के गुस्से से भरी आवाजें सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। तब पता चला कि मेरे पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दिया और अब वह ये घर भी उसे रखने को कहा है क्योंकि हम शहर शिफ्ट हो रहे थे। देवर उन्हें प्यार से मना रहे थे और जब मेरे पति नहीं माने तो गुस्सा करने लगा और कहने लगा, अपनी बीवी को पीछे लगाकर अपने भाई को छोड़कर जा रहे हो। मेरे पति ने आगे सब्र से काम लिया और उसे कुछ ना कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए। मुझे सामान पैक करने को कहा। जब मैंने खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब बता दूंगा। इसी वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति को किसी के दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि वह यह घर खरीदने वाला है और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। जब मैंने देवर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके सामने अगर मैं तुम्हारा कॉकरोच वाला जिक्र करता तो वह तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते क्योंकि मैं खामोशी से तुम्हें आज वहां से ले आया। क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई के आंखों पे बंधी हुई मुझे नजर आई, वह जरूर कुछ गलत कर देता। इसलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर ना किया और ना ही उसे अपना सही पता बताकर आया हूँ। पति की बातें बिल्कुल सही थी। उसने समझदारी से काम लिया था। काले जादू का उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था। उन्होंने जो बताया वो बहुत मुश्किल था, पर कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारा एक बेटा भी हो गया था। और कुछ दिनों बाद हमें यह खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वह देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वह अकेला धक्के खाता फिर रहा है। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।